हिसाब से मुझे लगता है ऐसा, बायो सबसे पहले करनी चाहिए क्योंकि वो 720 आउट ऑफ 360 है। अगर आपने सवा घंटा 1.5 घंटा बायोलॉजी के पेपर में ही लगा दिया तो यूं मान के चलिए कि आपके बाहर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे। पर जैसे हम पेपर देने बैठते हैं सारा सारा भूल जाते हैं, फिर देखते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अगली बात बहुत काम की है, लेकिन फिर जैसे ही जब सवाल सामने आता है तो आपके दिमाग में आता है कि मेरी नोटबुक के उस लेफ्ट हैंड वाले पेज पे ऊपर इस कोने पे ये लिखा हुआ था। सर जैसे पेपर में हम OMR पढ़ते हैं सर, उसमें जैसे वायु पूरी करनी चाहिए, उसके बाद OMR पढ़नी चाहिए, 20-30 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन करने के बाद फिर सीरीज में पढ़नी चाहिए। OMR सीट फिल करने का भी एक अपना मतलब साइंटिफिक मेथड है, यूं मान के चलिए। सर जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, तीनों में से कोई भी हो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है तो एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों मॉक टेस्ट पेपर जो हम लिखते हैं उसके एनालिसिस की बात अगर हम करें, किस तरीके से हम पेपर बाय पेपर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इसका एक बेसिक मेथड है। जैसे मान लीजिए आपने किसी इंडिविजुअल टॉपिक का सबसे पहले पेपर लिखा और वो आपका पेपर था माइलस्टोन। क्लियर? माइलस्टोन जो पेपर आपने लिखा 180 क्वेश्चंस का आता है। ये जो 180 क्वेश्चंस का पेपर आपने लिखा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पेपर में मान लीजिए आपने क्वेश्चंस ठीक कर लिए 160 आपके करेक्ट थे, 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इनकरेक्ट थे। ठीक है, 20 अपने आप में इनकरेक्ट होना काफी ज्यादा ही होता है। कब? जब हमने टोटल 180 अटेम्प्ट किए हो, ये 20 गलत भी हो गए और साथ में ये नेगेटिव मार्किंग के लिए, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के साथ हैं तो इंपैक्ट बड़ा डालेंगे। अब हमें करना क्या होता है, इन 20 क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए या आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो लगातार कम हो, इसके लिए दो तरीके अपनाने चाहिए। 2 मेथड्स यहां हैं इसको ठीक करने के। मेथड्स टू इंप्रूव, क्या मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स टू इंप्रूव, ये इंप्रूव करने के लिए 2 मेथड आपके पास हैं। देखो, पहला मेथड मैं ये कहता हूं कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए उन सारे क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस विद ऑल ऑप्शंस, जितने सारे क्वेश्चंस आपने गलत किए उन क्वेश्चंस को, जितने सारे मतलब 4 जो ऑप्शंस हैं उसके, उन ऑप्शंस के साथ मुझे एक बार जाके पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद दिस मैकेनिज्म, कोई भी एक मैकेनिज्म दे दी गई मुझे और वो मैकेनिज्म जो है जैसे पॉलिनेशन की मैकेनिज्म है और आपको पूछ लिया गया कि कौन सा पॉलिनेशन मैकेनिज्म से रेलेवेंसी नहीं रखता है। ठीक, तो मुझे पता है कि एक सिंपल आंसर है, सीधा दे रखा है कि ये नहीं रखता है, इंफॉर्मेटिव था वो, लेकिन बाकी की 3 चीजें अगर उससे रेलेवेंसी नहीं रखती तो क्यों नहीं रखती हैं, ये इस लेवल का एनालिसिस अगर आपके पास होगा तो अगली बार क्या होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 4 ऑप्शंस और इंफॉर्मेशंस आपको दिए गए थे उस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, तो सारे ऑप्शंस के साथ मुझे ये डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, आप जो 160 सही करके आए उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं कि वो जो क्वेश्चंस हैं उन 160 क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, फ्यू क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिन क्वेश्चंस को आप चारों ऑप्शंस के साथ एक बार फिर से एनालाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब आउट ऑफ ऑल 180 में से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल गए जो आपके गलत भी हुए, आपको पता भी नहीं था। जो गलत हुए वो देखिए, या तो क्या हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन थी, आपको पता नहीं लगा। या फिर आप ये कह सकते हैं उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैं अप्रोच ही नहीं कर पाया, वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता लगा। या फिर आपके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों होता है कि वो जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाया। ये कुछ 2-3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो गलत क्वेश्चंस आप करके आए, सबसे पहले अपने क्लासरूम का नोट्स खोलो जाके। ठीक, आपने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रखी थी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन गलत हो गया आपका, अपने नोट्स को खोलो, जहां वो टॉपिक लिखा है उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड कीजिए, ऐड टू योर नोट्स। इसके 2 बेनिफिट हैं। आपने अपने नोट्स में उस इंफॉर्मेशन को ऐड किया तो एक तो आपका जो नोट्स है वो अगली बार पढ़ने के लिए और एनरिच हो गया, इंफॉर्मेशन उसमें और आ गई। दूसरा, आपके नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें क्या सफिशिएंट थी या नहीं थी, इस बात का भी जजमेंट हमें मिल गया। तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो उस नोट्स के अलावा कौन सा सप्लीमेंट हमें पढ़ना है या कितना कंटेंट हमें अपने आप में उसमें इंक्लूड करना है, ये हमें पता लग जाएगा। तो अपने नोट्स में उसको 100% आप ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था और उसकी लेबलिंग गलत हो गई आपकी, तो अपने नोट्स में जाके देखो कि क्या आपने जो डायग्राम बना रखा था उसमें वो लेबलिंग थी, और अगर थी तो फिर आपको पता नहीं थी, अगर नहीं थी तो आपको क्या करना है, ऐड टू योर नोट्स। ठीक, दूसरी काम की बात,
कई कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके नोट्स में लिखी हुई तो थे, लेकिन वहां जैसे मान लो कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू बदली हुई थी। कई बार कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये डिफिकल्टी डेफिनेटली आपको होती है, लेकिन बेटा अपने बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनकी बेसिक कैलकुलेशंस आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहेगी तो भी आप कर दोगे। जैसे मान लो सेल के डिवीजन से रिलेटेड, माइटोसिस मियोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी, तो वो सीधे मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स कितने बनेंगे, पोलन ग्रेन्स कितने बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स कितने बनेंगे, वो नंबर वाले जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट है, सीधे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस अगर आप पेपर में गलत कर रहे हो तो उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, तो आगे के लिए आपकी प्रैक्टिस में भी वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दो तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए उन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। एक तो जो क्वेश्चंस आप गलत करके आए उनको ऑल ऑप्शंस के साथ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, देखना है। और कुछ क्वेश्चंस जो आप सही करके आए थे उनमें से भी ऐसे हो सकते हैं जिनके ऑप्शंस ऐसे थे जहां कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था तो आप इसको भी सही करें। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, गलत करके आए, वो इंफॉर्मेटिव हो सकता है, कंसेप्चुअल हो सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, तो अगली बार गलत होने की संभावना, ये गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। लास्ट वन, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ज्यादा परेशान करते हैं, जिन सब टॉपिक्स में से आपको ज्यादा परेशानी होती है, उनको किसी एक रजिस्टर, किसी एक नोटबुक में आप पेस्ट कर सकते हैं, किसी एक नोटबुक में आप लिख लें। मेरे पास ये नोटबुक का पेज है, मुझे पता है कि मैं मॉक टेस्ट पेपर देके आया तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 67 गलत हो गया मेरा। और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बार बार परेशान करते हैं, हर बार मेरे से गलतियां होती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये बात तो कि सर एक मैकेनिज्म वाला एक क्वेश्चन है, मेरा हमेशा ही गलत होता है, मुझे आता ही नहीं है, मैं इसको समझ ही नहीं पाता हूं। आप पूरे साल में उसके कम से कम 5, 6, 7 पेपर देते हैं। अब हर बार अगर वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उस क्वेश्चन को हर बार जो है ना वो आप वहां से लें, अपने पेपर से, अपनी नोटबुक में या किसी रजिस्टर में पेस्ट करें और उसी के साथ उसका सॉल्यूशन लिखें। आपकी जो बार बार होने वाली गलतियां हैं ना, वो बार बार होने वाली गलतियां यहां से खत्म हो जाएंगी। ये गलतियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब कोई आप में से ये कहे कि सर ये तो थ्रू आउट सेशन करने वाला काम था, नहीं, आप अभी भी इस पर प्रयास कर सकते हैं। अभी भी सफिशिएंट टाइम पीरियड है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब बोलो, आप में से किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो। सर अभी बायो में 5-6 चैप्टर का बैकलॉग है, तो उसको डिटेल्ड लेक्चर से पूरा करें या फिर वन शॉट से पूरा करें? आपका डाउट ये है कि कोई एक सब्जेक्ट है उसमें 5 to 6 जो लेक्चर्स हैं आपके, उनका बैकलॉग हो गया है। देखिए, बैकलॉग एक ऐसी परेशानी है, साल जब शुरू होता है तो टीचर्स आपके क्लासरूम में भी कहते हैं, हम बच्चे को बार बार कहते हैं कि बैकलॉग बेटा ऐसा है, विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी, वो बेताल की तरह पीठ पे चिपका होता है। हमें सबसे पहली बात तो बैकलॉग आने नहीं देना है, लेकिन फिर भी नो डाउट कहीं ना कहीं शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा जाता है, कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसी टॉपिक को सॉल्व करने में हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, तो बैकलॉग होता है। बैकलॉग को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, कभी भी बैकलॉग के चक्कर में रूटीन का टॉपिक नहीं छोड़ें, क्योंकि आप अपना अतीत सुधारने चले थे, आप अपना भूत जो पास था उसको सुधारने चले थे, पता लगा फ्यूचर बिगड़ गया। क्योंकि प्रेजेंट अगर बिगाड़ोगे तो फ्यूचर डेफिनेटली बिगड़ेगा। तो एक ही तरीका है बैकलॉग को ठीक करने का, जब भी बैकलॉग आता है तो रूटीन के टॉपिक के साथ ही मैनेज करना है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी काम की बात, जैसे मुझे पता है कि मेरे पास दिन में सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर्स हैं या 7 आवर्स हैं या 8 आवर्स हैं, वो 6 से 8 घंटे जो हैं उसमें मुझे भले ही बैकलॉग के टॉपिक को रोजाना आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, वो टॉपिक के नेचर पे डिपेंड करता है और आपका बैकलॉग कितना है इस पे डिपेंड करता है, पढ़ना है, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा उसको डेंट करना है। आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ें, हो सकता है आपका टॉपिक ईजी है और आपके पास जो है ना वो कम बैकलॉग है, तो आप डेली आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं। बट ये प्लान करके आप रखें कि मेरे रूटीन का जो टॉपिक है उसके साथ ही मुझे बैकलॉग मैनेज करना है। रूटीन का टॉपिक छोड़ के बैकलॉग मैनेज करोगे तब फिर से बैकलॉग बढ़ेगा, और बैकलॉग को छेड़ोगे ही नहीं, रूटीन का टॉपिक ही पढ़ोगे तो वो हमेशा दिमाग पे एक भार रहेगा कि मेरा बैकलॉग है, मुझे टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो आपको साइड बाय साइड उसको डेंट करते रहना, उसको तोड़ते रहना है। डिपेंड करता है कितना पोर्शन तोड़ोगे उतना जितना आपका बैकलॉग है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर नीट 2026 में बायोटफ आती है तो उसके बेस पे कट ऑफ क्या रह सकती है, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में बोलना एग्जैक्टली भविष्यवाणी करना जैसा है, और हम लोग टीचर्स हैं, भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन जैसा मैंने कट ऑफ का ट्रेंड आपको अभी बताया, अभी कट ऑफ के ट्रेंड पे हमने बात की थी कि 2014-15 से आप देखो ना तो 492 500 मार्क्स से बढ़ती बढ़ती ये 650 तक भी गई थी।
लेकिन आपको इस बार वापस जो है वो 520 तक ये ले आई। मतलब 2016-17 में 2017 में एग्जैक्टली जो नीट का कट ऑफ हुआ करता था वहाँ 2025 का कट ऑफ वापस आ गया। ठीक है, तो वो हुआ ऐसा ही है कि जैसे किसी भी एक पैटर्न में आफ्टर 10 ईयर्स, एक डिकेड के बाद चीज़ें वापस वैसी की वैसी हो जाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ कि 2025 में कट ऑफ जो है वो वापस वहाँ आ गई। तो कट ऑफ क्या रहेगी ये तो सीधे सीधे पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है या जो परसेप्शन एक तरीके से हमारा है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 से पेपर थोड़ा ठीक आएगा, तो ये कट ऑफ जो है वो 20-30 मार्क्स ऊपर हो सकती है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, किसी तरीके की कोई भविष्यवाणी नहीं है। हाँ, पेपर 2025 जैसा आ जाता है तो भी आप मान के चलिए कि पिछली कट ऑफ से कुछ कट ऑफ बढ़ेगी जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 2025 का पेपर देके आए पहले वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे। इस बार अगर ऐसा पेपर भी आएगा तो वो मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे, वो 10-20 मार्क्स अपने कहीं ना कहीं इंक्रीज कर ही लेंगे। तो पहले से डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाला है। सर जैसे कि आप नीट पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसा कि बायो सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि वो 720 आउट ऑफ 360 है, तो फिर वो हाफ वेटेज लेके चलती है, तो मार्क्स भी ऑब्वियसली रैंक भी और मार्क्स भी दोनों में इम्प्रूवमेंट तो होता ही है जी। और उसके बाद में सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में सर मतलब जो हमें सवाल सबसे ज़्यादा और क्लियर होता है ना कि हाँ ये सवाल मुझे क्लियर है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस पोर्शन को पहले लेना उसको चाहिए। वो पोर्शन पहले करना चाहिए। और उसके अलावा सर जो क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर ऐसे लगता है कि इस टॉपिक में मेरे को आंसर गलत है, तो सर उसमें ऐसे तुक्का नहीं लगाना कि हाँ, तुक्का तो वैसे भी देखो, नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम में तुक्का लगाना तो वैसे भी कोई समझदारी है नहीं। अच्छा, वो भी एक स्ट्रेटेजिक वे होता है, अगर कई बार अपन करते भी हैं तो इसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। एक पेपर जो है वो आ गया कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स पेपर की कंडीशन में ले लेता हूं, एग्जाम्पल मान लेता हूं, जैसे नीट यूजी 2025 जैसा ही आ गया। ठीक है बच्चों, 25 जैसा पेपर आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी पेपर में ज्यादा है। एक कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि पेपर जो है वो मॉडरेट आ गया, और ये कंडीशन हम 2026 के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, जो सामने होने वाला है यही हमारे काम का भी है ज़्यादा। अच्छा, सिंपल आएगा इस बात की संभावना मुझे नहीं लगता है, तो उस पर बात करना भी कोई समझदारी नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स आता है, मैं आपको कई बार कहता हूं कि जब भी हम पेपर को, आपके किसी माइलस्टोन का, माइनर पेपर का, किसी टेस्ट सीरीज का, कोई भी मॉक टेस्ट, जब भी पेपर हम खोलते हैं, पेपर हाथ में लेते ही, उसके पन्ने पलटते ही हमें उसकी शक्ल से पता लग जाता है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा है। अगर मुश्किल पेपर है तो सीधे पेपर देखते ही आपके माथे पे सलवटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो आपके अंदर होने वाले परिवर्तन सीधे तौर पे आपको बता देंगे कि पेपर कैसा है। ठीक, मतलब ये मैं मानता हूं कि इस मामले में हर एक बच्चा जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, उसको देखते ही पता लगता है कि पेपर कैसा है। तो अगर आपको पता लग गया देखते ही कि पेपर कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस है इस केस में आप सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करेंगे, और बायोलॉजी आप कह रहे हैं कैसी आई है, लेंदी आई है। तो इस केस में क्या करें, हमारा जो एक हमेशा से जो है वो एक ट्रेंड सेट हुआ है कि बायोलॉजी में तो हमें जो है वो सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, 90 क्वेश्चंस ही करने हैं। इस ट्रेंड को इस केस में ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस करते हैं तो आपसे गलतियां ज्यादा होने की संभावना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्या करें, आप कोशिश करें कि 60 to 70 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के हैं, ये 60-70 क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर लेंदी और मुश्किल भी आता है, तब भी 15-20 या 20-25 सवालों से ज़्यादा सवाल जो है वो मुश्किल उसमें नहीं होते। तो पहले अटेम्प्ट में, पहले राउंड में आपको ये करना है, 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप क्या करें, 60-70 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सही होने की। अब आप घूम के चले जाएं या तो केमिस्ट्री पे, या फिर बच्चों आप चले जाएं फिजिक्स पे। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आप देख लें कि कौन सा पोर्शन मॉडरेट है और कौन सा पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स जो है वो मॉडरेट आया है और केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस है केमिस्ट्री को फिजिक्स के बाद में रखें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर ये ट्रेंड ब्रेक नहीं कर सकते, हमारा तो माइंडसेट यही है कि पहले बायोलॉजी पे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री पे जाते हैं और उसके बाद हम फिजिक्स पे जाते हैं, तो ऑब्वियस है उस केमिस्ट्री में मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, ये मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो आप पहले सॉल्व कर लें, और इसके भी वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप छोड़ दें या एक बार आप बचा के रख लें जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। फिर आप फिजिक्स पे जाएं, फिजिक्स में भी आप जाएंगे तो सिमिलर कंडीशन अप्लाई होगी कि जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उन मॉडरेट क्वेश्चंस को, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि 20-25 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट हैं, उन पे मैं काम करके उनको सही कर सकता हूं, ऐसा ही इसमें भी कर सकता हूं, तो पहले मैं उनको अटेम्प्ट कर लूं फिर छोड़ लूं।
अब ये टाइम मैनेजमेंट कहां दिखता है? सबसे पहली चीज, जब भी बायोलॉजी का पेपर आपके सामने आता है, अगर बायोलॉजी का पेपर इजी है तब भी आपको 45-50 मिनट्स में खत्म करना है पहले राउंड में, और अगर मुश्किल आ गया, लेंदी आ गया, तब भी आप 40 से 50 मिनट से ज्यादा उस पर नहीं रुकें। बायोलॉजी का पेपर अगर लेंदी है, बहुत लेंदी आया है, तब भी आपको शुरू के 40-50 मिनट ही उस पर लगाने चाहिए, और इन 40-50 मिनट के बाद आपको सीधे सीधे कहां मूव कर जाना चाहिए? केमिस्ट्री फिजिक्स में मूव कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अब भी बैठ के इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, लेंदी आया हुआ है, स्टेटमेंट्स बहुत सारे भरे पड़े हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, और कंडीशन ये हो जाती है बहुत बार बहुत सारे बच्चों की कि 1 घंटा 30 मिनट करीब करीब जो है वो बच्चा टाइम वहां लगा देता है। अगर आपने 1.25 घंटा 1.5 घंटा बायोलॉजी के पेपर में ही लगा दिया तो यूं मान के चलिए कि आपके बाहर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे। इसलिए सबसे पहली बात, 40 to 50 मिनट्स ही बायोलॉजी पे आप रुकें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा इस पे जो है वो और एनर्जी लगाई जा सकती है, कुछ 5-10 क्वेश्चंस और सॉल्व किए जा सकते हैं, लास्ट लिमिट है आपकी 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा बायोलॉजी के पेपर पे किसी भी हालत में आपको नहीं रुकना है। ईजी आएगा तब तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स और 1 घंटे में कंप्लीट ही सॉल्व कर लेंगे आप, और अगर मुश्किल आएगा तो भी आप वो मैक्सिमम पोर्शन जो आपको मार्क्स दे रहा है वो इतने टाइम पीरियड में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप किस पे आएंगे? केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। इस केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आराम से आप तबीयत से 1 घंटा 1.25 घंटा लगाइए। ठीक, 1 घंटा जैसे मान लो आपने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा इस पे लगा लिया, 1 घंटा आप बायोलॉजी पे रुके थे, तो अभी भी आपके पास कितने मिनट बचे में? 30 मिनट। अब आप इधर 1.25 घंटा 1.5 घंटा अगर लगा चुके और आपके पास जो है वो अभी भी 30 मिनट बचे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि बायोलॉजी पे वापस जब लौट के जाएंगे तो वो जो 20 क्वेश्चंस का या 25-30 क्वेश्चंस का जो गैप है, उस गैप को हम ब्रेक कर पाएंगे। और बायो के क्वेश्चंस में एक खास बात ये होती है कि जब सेकंड अटेम्प्ट में बायोलॉजी पे आप लौट के जाएं, मैं बोल रहा हूं सेकंड अटेम्प्ट या सेकंड फेज जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो और बायोलॉजी के पेपर में बच्चों अगर आप लौट के जाएंगे तो वहां क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस को आप इधर उधर रेलिवेंसी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सोचेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे थोड़ी और एनर्जी लगाएंगे, कहीं कॉन्सेप्ट जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो नो डाउट आप इसमें से 10 to 15 क्वेश्चंस इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपका स्कोर ये पहले 60-70 क्वेश्चन तो आप कह रहे थे कि सही होने ही वाले थे क्योंकि इजी आते हैं, उसके बाद आपने 10-15 क्वेश्चंस और ठीक कर लिए, तो कोई बच्चा अगर 80 क्वेश्चंस तक या फिर वो लगता है 78-80 क्वेश्चंस तक बायोलॉजी में पहुंच गया है, पेपर बड़ा लेंदी और खतरनाक आया है, तो उन 8-10 क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का पोर्शन जो है ना वो तो नीचे रह गया है, इतना आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो फिर इसके 4-5 क्वेश्चंस को और कोशिश करिए ब्रेक करें, हम किसी भी तरीके से करें, क्योंकि इसमें अगर आप कोशिश करके करेंगे ना, इस पोर्शन में बायो वाले पोर्शन में गलती होने की संभावना कम रहती है। जबकि इधर अगर आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने की, थोड़ा बहुत अपने एफर्ट्स लगाने की, कॉन्सेप्ट ब्रेक करने की, उसको सही करने की, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लेता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, और अल्टीमेटली उसमें सही होने की संभावना भी आपकी कम रहती है। मतलब क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से देखें, क्योंकि बेटा ये बात बहुत क्लियर है, क्वेश्चन फिजिक्स का हो, क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो, चाहे क्वेश्चन बायोलॉजी का हो, मार्क्स सबके 4 ही मिलते हैं। नेगेटिव कोई सा भी हो, स्कोर -5 होता है। तो ये आपको उसी टाइम देख के करना है। मॉडरेट लेवल का पेपर आए तो गलतियां कम से कम करनी है। सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि गलतियां करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर जब आता है ना तो आपसे सिली मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे इसलिए बाहर हो जाते हैं, मॉडरेट पेपर था, इजी था, सर पूछना ये चाह रहा था, बता ये दिया गया। आप में से आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कोई बोलेगा ये बात बताएगा कि हर बार चाहे वो मेजर पेपर हो, चाहे वो कोई माइनर पेपर हो, माइलस्टोन हो, टेस्ट सीरीज का पेपर हो, पेपर देके आने के बाद बाहर आते ही जो है वो हमें लगता है ओह ये तो आ रहा था मेरे को, ये तो बहुत अच्छे से पता था। कितने लोग ऐसे, कोई बोल सकता है आप में से इस बात को? हाँ सर, ऐसा होता तो है कि हम जब घर से आते हैं तो सारा पढ़ के आते हैं। जैसे अभी हमारा पिछला टेस्ट हुआ था उसमें हमने ऑसिलेशन पूरा पढ़ा था, पर जैसे हम पेपर देने बैठते हैं सारा भूल जाते हैं। फिर देखते हैं पेपर देने बैठते हैं तो सारा भूल जाते हैं एक बार। फिर अब अगली बात ध्यान से सुनना, अगली बात बहुत काम की है, लेकिन फिर जैसे ही घर जाके उसे अटेम्प्ट करते हैं कि ये देखते हैं यार ये तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें पेपर में वो नहीं हुआ। अच्छा, अब दो चीजें हैं। आप जब घर से आए थे तो कॉन्फिडेंट होके आए थे कि हमने सारा पढ़ा है। आप पेपर देके यहाँ से गए, घर जाके देखा तो आपको सारा पेपर आ रहा था, इन बिटवीन ही करना था जो नहीं हो पाया। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि इन बिटवीन सारा ही भूल जाते हैं या कुछ अच्छा हो पाता है उसमें भी? थोड़ा बहुत तो याद रहता है पर उसमें भी कंफ्यूजन रहती है। उसमें कंफ्यूजन रहती है, ज़्यादा भूल जाते हैं। देखो ये आपके साथ बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है।
आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप पे दबाव रहता है, आप चीजें भूल रहे हैं, उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये सिंपल एक प्रोसेस का पार्ट है, ये आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले किसी के साथ नहीं हुआ, हर एक बच्चे के साथ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का पार्ट है, आपको बनाने का प्रोसेस है ये। अगर आपको अपने बनाने की प्रोसेस नहीं जीनी है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सेलेक्ट होंगे, ये जीना पड़ेगा आपको। मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा टेस्ट पेपर होना है, अपने टेस्ट पेपर को मैं देने गया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं भूल रहा हूं सब कुछ। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। साइकोलॉजी कहती है कि मेमोरी तभी होगी जब फॉरगेटिंग होगी। मतलब एग्जैक्टली स्पेस तो चाहिए ना, स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए। साइकोलॉजिकली भी अगर अपन बात करें तो दो तरीके की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जो होती हैं वो कुछ देर बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर अपन रिवाइज करते हैं बार बार या उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वो जो है वो याद रहता है। आपको क्या लगता है, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट अपना, वो बिना किसी हेल्पिंग मटेरियल के रात दिन लगातार वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं जिनके साथ तुम स्ट्रगल कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है, अवतार थोड़े ना है वो कोई, नहीं ना, बार बार की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, बहुत सालों से लगातार वही सब चीज़ें चल रही हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा है। आप कभी भी किसी टीचर के पास जाके पूछोगे ये सवाल इस टॉपिक का ये, तो वो तुरंत बता देगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टी है, तुरंत भी अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो इधर उधर से कनेक्ट करके 2-4 मिनट में सॉल्व कर देगा। ठीक, तो वो सारा ही प्रैक्टिस का गेम है। तो भूलना सबके साथ है। अगर आप भूल रहे हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल बात है, ये प्रोसेस है। हाँ, अगर आपने पूरी मेहनत की है, पूरे साल अच्छी पढ़ाई आपने की है, तो आप मान के चलिए भले ही आप एग्जाम में जाने से पहले एक फियर लेके जा रहे हो कि मैं भूल रहा हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के अपना काम जब आप शुरू करेंगे तो आपको उतना जरूर याद आ जाएगा जितना आपके लिए काम का है। तो ये फियर अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई करके गए तो कितना ही दिमाग में आ रहा हो कि मैं भूल गया हूं, वहां याद आएगा। सवाल जब आप करने बैठेंगे तो वो बहुत बार ऐसा नहीं होता। आप में से कितने सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है ना, जब सवाल सामने आता है तो आपके दिमाग में आता है कि मेरी नोटबुक के उस लेफ्ट हैंड वाले पेज पे ऊपर इस कोने पे ये लिखा हुआ था, है ना, होता है ना। अच्छा, आपसे कोई अचानक ये पूछ ले, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, आपसे कोई अचानक ये पूछ ले कि बेटा डीएनए रेप्लिकेशन बताना तुम्हारी नोटबुक में कौन से पेज पे लिखा हुआ है, तो तुम तुरंत हड़बड़ा जाओगे, तुम्हें नहीं याद आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जब शांति से तुम बैठे होते हो तो वो डीएनए रेप्लिकेशन आपकी नोटबुक में कहां लिखा है, उसके स्टेप्स कहां लिखे हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, सारी चीजें हमें याद आती हैं। आपने डायग्राम में लेबलिंग कैसी कर रखी है वो भी आपको याद आती है। वो विजुअलाइजेशन होता है, जो बार बार हम चीजें देखते हैं करते हैं, उनके साथ हमारा ऐसा होता है हमेशा। तो ये डर आज से ही अपने दिमाग से निकाल दें कि हम भूल रहे हैं। आप कंसिस्टेंट रहें। अभी भी जनवरी में हम खड़े हैं, अभी भी एग्जाम टाइम में 3 बार कम से कम, एग्जाम टाइम जब तक आएगा 3 बार कम से कम रिवीजन होगा। अगर बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे, बार बार आप उन चीज़ों को दोहराते रहेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सर, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल, और फिर भी हम उसी बात पे टिक जाते हैं कि ये कैसा पेपर आएगा, ऐसा क्यों? हम पूरे साल मेहनत करते हैं फिर भी उसी बात पे रुक जाते हैं कि पेपर कैसा आएगा। मेहनत करते हैं तो पेपर कैसा भी आए हमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वही बात, तुम डरो मत, डर के आगे जीत है। हाँ, और कोई? सर जैसे पेपर में हम OMR भरते हैं सर, उसमें जैसे वायु पूरी करनी चाहिए, उसके बाद OMR भरनी चाहिए, 20-30 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन करने के बाद फिर सीरीज में भरनी चाहिए। OMR सीट फिल करने का भी एक अपना मतलब साइंटिफिक मेथड है, यूं मान के चलिए, और ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। मतलब मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको वो ये है, अपन इसी में ऐड कर लेते हैं। देखो, आप OMR सीट पे जब जा रहे हैं, आपने पहले पेपर सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि बायोलॉजी का पूरा पोर्शन मैंने 40-50 मिनट्स में जो किया था वो 60-70 क्वेश्चंस थे, मैं ये कहता हूं कि 60-70 क्वेश्चंस जो आपने बायोलॉजी के कर लिए और आप कॉन्फिडेंट थे कि वो सही थे, तो अगले 4 से 5 मिनट इसको भरने में लीजिए आप। मतलब आपको हमेशा ही जो है वो OMR फिलिंग जो है वो पोर्शन वाइज करनी चाहिए। OMR फिलिंग आप कैसी करेंगे? पोर्शन वाइज करेंगे। पहला एक पोर्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने लिया है वो पोर्शन वाइज फिल कर लें आप। ठीक है, इसमें एक बात रहती है, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बायोलॉजी का लिया, 60-70 क्वेश्चंस किए। सेकंड अटेम्प्ट में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में गया, यहां मैंने हर एक के 20-25 या 30 क्वेश्चंस किए। ओवरऑल मुझे ये समझ आ गया कि मैंने अब तक जो है ना वो आउट ऑफ 180 जो है 120-130 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो क्या होगा बेटा, बायोलॉजी का पोर्शन जब आप फिल करेंगे तो बायोलॉजी की OMR पीछे मिलेगी आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 180 तक मिलेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स पहले मिलेगा। हालांकि ये पेपर के कोड पे डिपेंड करता है, ये पॉसिबिलिटी उल्टी भी हो सकती है। अब तीनों अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं,
तो उस केस में क्या होगा, मैंने केमिस्ट्री के पेपर के एग्जाम्पल में ले लेता हूं, 1 to 45 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करने थे। 1 to 45 में मैं कोई 25-27 क्वेश्चंस कर पाया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर रखा है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर रखा है, अब मैंने 13 कर रखा है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये कर लिया, ये मेरा फाइनल आंसर है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो वो 1, 13, 17 जो भी आपने कर रखे हैं फिल कर लीजिए। वो इसका एक बड़ा बेनिफिट होता है, आपसे सर्कल को मार्क करने में या सर्कल को डार्क करने में गलती नहीं होगी। कई बच्चों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है, सर मैंने पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व किया था, पहले राउंड में मुझे इतने ही क्वेश्चन आए, फिर दूसरे राउंड में मैंने फिर सॉल्व किया, फिर केमिस्ट्री का सारा पोर्शन मैंने एक साथ भरा, एक भी सर्कल आगे पीछे होने का मतलब गेम ओवर। यहां गेम ओवर इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले से आपने ब्लॉक बना रखे हैं, पहले से आपने 1 पे टिक कर रखा है, 7 पे कर रखा है, 13 पे कर रखा है, 17 पे कर रखा है, 23 पे कर रखा है। तो अगर वो ऊपर नीचे होगा ना तो उसी टाइम पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे कहीं अगर हो रहा है तो उसी टाइम पकड़ में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बढ़ रही है। तो OMR फिलिंग हमेशा ही कैसी करनी चाहिए, पोर्शन वाइज। सर एक और सवाल है, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो उनका सब्जेक्ट जो होता है 3 सब्जेक्टों में जो सबसे स्ट्रांग होता है, अब तक तो बहुत सारे मान लेते हैं कि हम ये आखिरी के 20 दिन में पढ़ के पेपर करने चले जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही स्ट्रेटजी है या फिर नहीं है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ब्रेक करने के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही ना तो स्ट्रेटजी है, और मुझे लगता है कि ऐसी बातें दिमाग में अगर किसी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के आती हैं ना तो वो उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस में नहीं ले जा सकती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत सीधा रूल होता है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, उसके साथ आपको जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि भारत भर के बच्चे जो हैं वो अपनी एक सीट ऑब्टेन करने के लिए, एक सीट सिक्योर करने के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें से आप भी एक ही हैं, ठीक है। तो जैसा इस एग्ज़ाम का नेचर है, जैसा इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसके नेचर की, एग्ज़ाम के पैटर्न की इज्जत आपको करनी पड़ेगी। आप बाईपास नहीं कर सकते उसको कि कोई थ्योरेटिकल पोर्शन था, आउट ऑफ 10 मुझे 5 क्वेश्चन ही लिख के आने थे, कुछ पेजेज मुझे फिल करने थे, ऐसा मैं गया और करके आ गया। वो डेस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन ये MCQs का एग्जाम है, ये नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, यहाँ ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। सर जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, तीनों में से कोई भी हो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है तो एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डेफिनेटली आपका सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है इस पूरे सेशन में मेरे हिसाब से, कि जब भी आपके सामने पेपर आया, पेपर खोलते ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए शुरू के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, तो नो डाउट एक दबाव बढ़ता है। उस टाइम ये बात दिमाग में रखो कि ये जो 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट मेरे लिए हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो 4 क्वेश्चन हैं वो किसी के शुरू में आ गए हैं, किसी के बाद में आए हैं, किसी के हो सकता है सबसे लास्ट में आए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर की कोडिंग होती है अलग अलग, और कोड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ओवरऑल जो शुरू के ही 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो सिर्फ आप ही को नहीं आ रहे हैं, वो बाकी जितने सारे बच्चे हैं उनमें से अधिकतर बच्चों को नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रेशर अपने आप पे कभी भी फील ना करें। 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, फिफ्थ से क्वेश्चन आपको ठीक आ रहे हैं तो उससे शुरू कर लें। फिर कई बार ये भी होता है कि 7-8 क्वेश्चन मुझे लगातार नहीं आ रहे हैं, तो भी आप मान के चलिए कि आपका ये इनिशियल पोर्शन डिफिकल्ट आया है, लेकिन आगे वाला पोर्शन आपका ईजी आने वाला है। और जिसके सामने इनिशियल पोर्शन ईजी आया है उसका हो सकता है मिड पोर्शन या लास्ट पोर्शन क्या आने वाला है, डिफिकल्ट आने वाला है। तो सीधा सीधा एक ही फंडा है, 1 मिनट के लिए अपने आप को रोकें, गहरी सांस लें, शांति से बैठ के सोचें, अपने चारों तरफ लोग देखें और ये देख के क्लियर कर लें कि मेरे पहले 5 गड़बड़ है तो किसी ना किसी का हो सकता है 15 to 20 गड़बड़ है, किसी ना किसी का 35 to 40 है, किसी का 41 to 45 है। गड़बड़ सबके हैं, ठीक है। तो वो जो डिफिकल्ट आएगा वो सबके लिए आएगा, आपके लिए बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस चीज का प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लाएं। उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है, तो अगर किसी के वो 5 क्वेश्चन भी 11 to 15 आ रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग के 1 to 10 तो ईजी है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना। यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपको हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन करना है। जैसे 25 का जो एग्जाम आया उसमें फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, कुछ लोगों ने उसमें से भी 20-25 क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिए, सही कर लिए। कुछ लोगों को उससे भी कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, लेकिन पेपर देख के अगर घबरा गए वो, तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि जो भी डिफिकल्ट है वो मेरे लिए नहीं, जितने बच्चे एग्जाम देने आए हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो मेरा अकेले का इसमें कुछ नहीं होना है, जो होगा वो सबके साथ होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस आप बूस्ट रखें। सर एक बार ये भी होता है कि कई बार टेस्ट में मतलब ऐसे जो आपके नंबर जो इंक्रीज होते रहते हैं, तो कई बार वो
पीछे भी चले जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। एक तरफ पेरेंट्स का ये होता है कि हाँ कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, ऐसे डांट पड़ना, तो उसके बाद में डिमोटिवेशन ज़्यादा आता है कि हाँ क्या करना है अब। देखिए, मार्क्स का जो अप एंड डाउन है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी उससे हमें जो है वो डर नहीं लगना चाहिए। कोई भी टॉपर स्टूडेंट भी जो होता है या जिसकी रैंक बहुत अच्छी आती है ना, वो भी कभी भी अगर पूरे साल में 90 मॉक टेस्ट पेपर्स लिखता है या 90 पेपर्स लिखता है, 90 के 90 उसके ठीक नहीं होते हैं, 70-75 हो सकता है उसके ठीक हों, लेकिन 15-20 पेपर उसके भी खराब होते हैं। ये फ्लैक्चुएशंस नेचुरल हैं। अगर फ्लैक्चुएशन कहीं आ ही नहीं रहा है तो एक और सिग्निफिकेंट बात है, कहीं आप फर्स्ट टू लास्ट फ्लैक्चुएट कर ही नहीं रहे, कॉन्स्टेंटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पेपर का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, या जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत थी, जो टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड थे, उन टॉपिक्स में भी आपको वही मैटर दिया गया, वही मैटर मिला, वही कंटेंट आपको मिला जो आपको आता था। इसका मतलब उससे ऊपर तो पुश आप कर ही नहीं पा रहे, तो फ्लैक्चुएशंस पॉसिबल हैं। आप टोटल जो पेपर्स लिखते हैं उनमें से 20-25% पेपर्स के खराब होने की संभावना बनी रहती है। हाँ, उसको कम करना है, आपको रिड्यूस करना है कि 20-25% पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसको 10% पे, 12% पे, 15% पे कैसे लाऊं, इतने ही पेपर मेरे गड़बड़ हों। 100 पेपर पूरे साल में लिखे, 8-10 पेपर, 10-12 पेपर खराब होते हैं, संभव है, सही है, समझ आता है। लेकिन अगर ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो पेपर के कुछ पेपर्स के खराब हो जाने से, मार्क्स में फ्लैक्चुएशंस आ जाने से ना तो हमारा सिलेक्शन रुकता है, ना हमारी रैंक रुकती है। सिलेक्शन और रैंक सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ। एक बार किसी टॉपिक में हो सकता है आपके बहुत कम मार्क्स आ गए, तो ये डिटर्मिनेशन अपने अंदर ले आओ, कसम खा लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार गलत हुआ है, आगे जब आएगा तब गलत नहीं होने दूंगा, वो चाहे मॉक टेस्ट पेपर आए, चाहे मेन एग्जाम आए। और हर एक मॉक टेस्ट पेपर को मेन एग्जाम के पेपर की तरह ट्रीट करो। जाने के बाद उसका परफेक्ट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए।